Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sallimu taslima. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. और आज हम इंशाल्लाह फिजिक्स पोर्शन का लेक्चर नंबर 2 आई थिंक सो डिस्कस करेंगे. लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड देन हम अपने आज का लेक्चर या आज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. ओके ओके सो बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है ये बेसिकली लेक्चर नंबर 2 है अबाउट फिजिक्स पोर्शन. और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये 4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. कितने टॉपिक बेटा डिस्कस करेंगे? 4 टॉपिक. फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर. इसके रिलेटेड कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके पेपर में, कैसे एमसीक्यूज आते हैं? बट फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर पेड क्लासेस देन प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन आवर ऑफिशियल नंबर 0306689220. इस पर कॉन्टेक्ट करके आप हमारी क्लासेस की डिटेल भी ले सकते हैं, क्लासेस को ज्वाइन भी कर सकते हैं फॉर एनी ब्रांच ऑफ आर्मी, especially AMC and FNS. Okay, question number 1. Force is defined as. Force क्या होती है? Force क्या होती है बेटा? आपको ये पहले आइडिया होना चाहिए. पुश या पुल, किसी चीज को खींचने के लिए भी जोर लगता है, धकेलने के लिए भी जोर लगता है. उस जोर लगाने को और उस बॉडी को मूव करने के लिए जो हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, वो बेसिकली फोर्स कहलाती है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहन में रख लेना. ओके, ये फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है. ठीक है, कितनी फोर्स लगी, किस सम्मत को लगी. ओके, देन है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन ऑब्वियसली. अब हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहां पे एमसीक्यूज है एक्सप्लेनेशन में. 1 Newton is the force required to produce an acceleration of 1 meter per second square in 1 kilogram of mass. हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं, न्यूटन का सेकंड लॉ, जिसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन. ये न्यूटन का सेकंड लॉ है. वो कहते हैं 1 न्यूटन फोर्स तब लगती है जब 1 किलोग्राम मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा किया जाए. तो हमारे पास जो फोर्स होती है वो 1 न्यूटन होती है. इसको याद रखिएगा बेटा, और ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा. इस फॉर्मूला से आपको एमसीक्यूज आएगा. न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट. अब ये न्यूमेरिकल पेपर में इस तरह का पूछा जा चुका है पहले भी. वो कहते हैं द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 2 किलोग्राम बॉडी एट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब देखिए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें पता है ये एक्सेलरेशन है, मास 2 किलोग्राम है, तो फोर्स क्या होगी? अब हमारे पास फॉर्मूला है ma, मास 2 एक्सेलरेशन 3, जरब देंगे 6 न्यूटन, हमारे पास फोर्स आ जाएगी सिंपली. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, वेट इज द फोर्स ड्यू टू. वेट क्या होता है? W इज इक्वल टू mgh. इसमें g है जिसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं. सो वेट वो फोर्स है जो ग्रेविटी की वजह से होता है. ठीक है, ये हमने इसका फॉर्मूला आपको दे दिया. mg, वेट इज इक्वल टू mg. h नहीं होगा, वो हाइट के लिए वर्क का फॉर्मूला आई थिंक सो होगा ना. अच्छा, इसको छोड़ो, वेट mg के बराबर, mgh नहीं. अच्छा, अब ये जो g की वैल्यू है ना, मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ. असाइनमेंट मींस आपने ये कमेंट बॉक्स में बताना होगा. g की वैल्यू पोल्स पे क्या होती है, g की वैल्यू इक्वेटर पे क्या होती है, g की वैल्यू अगर हाइट इंक्रीज करेंगे तो क्या होगी, g की वैल्यू हाइट डिक्रीज करेंगे तो क्या होगी, g की वैल्यू सेंटर ऑफ अर्थ पे कितनी होती है, ये आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना हो. जी की वैल्यू पोल्स पे, इक्वेटर्स पे हाइट इंक्रीज होगी, फिर हाइट डिक्रीज होगी, फिर एंड सेंटर ऑफ अर्थ पे कितनी होगी. अर्थ पे तो हमें पता 9.8 मीटर पर सेकंड पे.
वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क क्या होता है? ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, इस पे कोई फोर्स लगी और इस ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट की, कुछ डिस्प्लेसमेंट तय किया, इसे हम कहते हैं कि ये वर्क है। इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डी, या इसको एलेबोरेट करें तो एफ डी कॉस थीटा। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको याद रखिए। ठीक है। अब मैंने एफ डी कहा है, एफ एस भी कह सकते हो, एस बी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही है। वर्क का जो एसआई यूनिट है बेटा वो जाउल होता है। अब एनर्जी और वर्क, इन दोनों का जो यूनिट है वो सेम है, जो कि है जाउल। ओके। ओके, अब देखें, इफ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मूव्स ए बॉडी 5 मीटर, वर्क डन विल। फोर्स कितनी है जी? 10 न्यूटन की। बॉडी कितनी मूवमेंट की? 5 मीटर। वर्क डन कितना हुआ? दोनों को जरब दे दें, 50 जाउल। सो ये बड़ा सिंपल सा एमसीक्यूज होता है, लेकिन यहां पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। वो कहते हैं फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट परपेंडिकुलरली टू ए बॉडी, आ टू ए बॉडी एंड बॉडी कवर 5 मीटर, तो वर्क कितना होगा? तो जैसा कि मैंने फॉर्मूला पढ़ाया कि ये होता है एफ डी कॉस थीटा। मैंने क्या बोला? अगर वो कहें फोर्स एक्ट परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? कि एंगल 90 डिग्री का। तो बेटा आपको याद होना चाहिए कि कॉस 90 क्या होता है? 0। अगर फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही होगी तो वर्क जो है वो 0। अब दूसरा जो केस है पैरेलल वाला, वो आपने मुझे बताना होगा। चैट बॉक्स में लिखें, अगर मैं लिखूं वर्क एक्ट पैरेलली, तो फिर जवाब क्या हो? फिर जवाब यही होगा, क्योंकि कॉस 0 होगा। कॉस 0 1 के बराबर। नो वर्क इज डन व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मैंने अभी बताया, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हों तो इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का होता है, और कॉस 90 0 होता है। दैट इज वर्क, वाई कोई भी वर्क नहीं होगा एट 90 डिग्री। पैरेलल हूं या एंटी पैरेलल हूं तो वर्क होगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज एनर्जी इज डिफाइंड एज। एनर्जी इज डिफाइंड एज, एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक कैपेसिटी टू डू वर्क या एबिलिटी टू डू वर्क। बड़ी दफा ये एमसीक्यूज पेपर में पूछा है। ये दोनों सेम है, एबिलिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी टू डू वर्क, ये एनर्जी है। लेकिन एक और डेफिनेशन है जो कि है पावर की, वो है रेट ऑफ डूइंग। क्योंकि ये मिलती जुलती है ना, दैट इज वाई ये एमसीक्यूज पेपर में भी पूछ लिया जाता है और आप गलत भी करते हो। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज बेसिकली पावर एंड एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज बेसिकली एनर्जी। एनर्जी का यूनिट जूल, जो मैं पहले आपको ऊपर बता चुका हूं। अब एनर्जी होती है बेटा दो तरह की, एक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, एक एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसी तरह अगर एनर्जी हो ड्यू टू पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन तो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। अब ऊपर जो मैं कॉन्सेप्ट गलत करके आया था, वेट होता है एम जी के बराबर और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है एम जी एच के बराबर। आप पोटेंशियल एनर्जी को दूसरे फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हो, वेट एंड हाइट। इस तरह से भी आपका ये निकल सकता है। अब ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। जब मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स का टेस्ट दिया था तो ये एमसीक्यू उसमें था सेम। एक बॉडी 2 किलोग्राम रेज करती है, हाइट 5 मीटर है, बॉडी 2 किलोग्राम की, यानी मैस 2 किलोग्राम हो गया। हाइट कितनी, एच कितना हो गया? 5 मीटर। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करो। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है।
द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, इससे पहले ना मैं एक एमसीक्यूज और आपको करवाना चाहता हूँ, मुझे कोई खाली जगह मिल जाए। हाँ, आज ये एमसीक्यूज मैंने वहां भी करवाया, अपने चैनल पे भी शेयर किया था, आप भी इसका जवाब दें। इफ वी ट्रिपल्ड द velocity, काइनेटिक एनर्जी विल बी। मतलब अगर हम विलासिटी को ट्रिपल कर दें या डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इंपैक्ट हो। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हाफ एम वी, विलासिटी को ट्रिपल कर दो 3v का स्क्वायर, हाफ एम, 3 का स्क्वायर 9, 9v स्क्वायर, 9 बाहर आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो जाएगी अगर हम विलासिटी को ट्रिपल करेंगे। सो इस तरह से आपको डबल के बारे में भी क्वेश्चन आना चाहिए और हाफ के बारे में भी आना चाहिए क्वेश्चन कि अगर हम विलासिटी को हाफ करें। आपकी असाइनमेंट है ट्रिपल की जगह पे हाफ यूज करके वैल्यू निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी पे क्या इंपैक्ट है, ये आपके लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहती है कि ना तो एनर्जी भाई पैदा होती है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हाँ, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह में कन्वर्ट हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ये बेसिकली कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होता है एक और जगह जिसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल। इन ए फॉलिंग बॉडी पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू। फॉलिंग बॉडी, एक बॉडी नीचे गिर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि हमने पढ़ा ड्यू टू मोशन कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक। पावर इज डिफाइंड एज, पावर का मैंने आपको पहले एक डेफिनेशन दे दी है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। दूसरा है वर्क डन पर यूनिट टाइम इज आल्सो कॉल्ड पावर, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसका जो एसआई यूनिट है वो बेसिकली वाट है। एक और यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं वाट आर, ये एनर्जी का यूनिट है वाट आर, किलो वाट आर, मेगावाट आर, ये बेसिकली एनर्जी का यूनिट है, ये भी याद रखना। ये जो अकेला वाट होता है ये पावर का यूनिट। देखो किलोवाट्स बेसिकली लार्ज पावर्स का यूनिट है, लेकिन वाट आवर्स जब आ जाएगा फिर वो एनर्जी। 1 वाट किसके बराबर होता है, 1 जूल ओवर सेकेंड के बराबर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का कि 100 जूल वर्क हो रहा है 5 सेकंड में, तो पावर क्या होगी। तो पावर क्या होगी, 100 जूल को हम 5 पे डिवाइड कर देंगे, 20 पावर होगी। एक मशीन जो ज्यादा तेज फास्ट वर्क कर रही है उसमें क्या होगा ग्रेटर, उसका पावर ग्रेटर होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर, जो कि मैं अभी आपको ऊपर बता के आया था, ठीक है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट, फ्रिक्शन क्या होती है, खुरदरापन, डिस्टरबेंस। मतलब आप चल रहे हो या मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो मैं ये फ्रिक्शन की वजह से लिख रहा हूं। पेंसिल पेपर के ऊपर लिखती है फ्रिक्शन की वजह से। मार्बल के ऊपर अगर लिखना हो तो आपने देखा होगा वहां पे पेंसिल क्या होती है, वहां पे पेंसिल स्लिप हो रही होती है, इस प्रोसेस को कहते हैं वहां पे फ्रिक्शन कम है। तो फ्रिक्शन जो होती है वो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रही है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज यूजुअली कन्वर्टेड इनटू, अगर फ्रिक्शन मतलब रगड़ पैदा होती है, जहां पे फ्रिक्शन हो वहां पे वर्क करते हैं, रगड़ पैदा होती है ना, तो वो जो वर्क होता है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। These are some 30 important but basic questions about these topics. Thank you मुझे बियर करने के लिए फॉर 30 MCQs। अगर आप बेटा क्लासेस को ज्वाइन करना चाहें, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके आप
क्लासेस को ज्वाइन कर सकते। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।